Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics. And in today's lecture, today we are going to start a new chapter, that is money, functions, definition, and role in economic development. As well as we also discuss in this chapter what is money supply and how the money supply is determined in India especially. So what we are going to discuss basically in this chapter is, first of all, we discuss what is money. Number two, how money came into existence, what are the various definitions of money, what are the various aspects which are related with money. Number next, what are the various functions of money, what are the advantages of money and the disadvantages of money, what is the basic function of money supply, how money supply is determined in India, and what are the various definitions given by various working groups on the money supply. And at last we are going to discuss what is an ideal money supply. So whatever we discuss in this chapter is directly related with money. सो हम बेसिकली जो बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, हम बात करेंगे कि बेसिकली मनी क्या है और मनी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम हमेशा करते आए हैं कि जो भी हमारे इस चैप्टर के लेक्चर्स रहेंगे वो भी एक लेक्चर नहीं रहेगा, देयर आर सेवरल पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। तो हम हर एक लेक्चर के अंदर थोड़ा थोड़ा जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में इस चीज को स्टार्ट करना है कि व्हाट इज मनी, तो हम सीधा मनी पे जो है वो नहीं पहुंच सकते। हमें मनी से रिलेटेड थोड़ा उसका जो बैकड्रॉप है या जो हमें उसका जो एक पास्ट है वो हमें उसको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मनी जो है वो सीधा एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आई थी। इट हैज टू कवर अ लॉन्ग वे to came into existence. In the present way we are seeing the money in various forms, like it's the paper currency or it's the e-money or it's a cryptocurrency. So ये हम आज देख रहे हैं, पर मनी जब जो है इन्वेंट हुई थी तो उस टाइम पर ये ऐसी नहीं थी। मनी के बहुत सारे फॉर्म्स हुए हैं, हम उन सारी फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करेंगे। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द इनिशियल कॉन्सेप्ट जब मनी की जरूरत जो है वो पड़ी। तो अब मनी की जरूरत क्यों पड़ी, उसके लिए हमें अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जो है वो लेना पड़ेगा, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, सो हम बेसिकली कहते हैं कि देयर इज बेसिकली नो डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो के अंदर भी हम 5 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो पढ़ते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी वी आल्सो स्टडी दोस 5 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड व्हाट आर दोस 5 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? जो पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज कंजम्पशन, सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रोडक्शन, थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इन्वेस्टमेंट, fourth economic activity is exchange, and fifth economic activity is finance. So these are the 5 economic activities जो हम ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो डिस्कस करके आए हैं कि कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एंड फाइनेंस, दीज आर द 5 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो अगर हम मनी को रिलेट करना चाहते हैं, सो मनी इन सभी के अंदर जो है वो यूज होती है। मनी होगी तो ही कंज्यूम करेंगे, मनी होगी तो ही प्रोड्यूस कर पाएंगे, मनी होगी तो ही उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे, मनी होगी तो ही एक्सचेंज कर पाएंगे, और फाइनेंस तो होता ही मनी है। तो ये 5 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं, मनी उन सभी के साथ डायरेक्टली जो है वो रिलेटेड है। तो वो कैसे रिलेटेड है हम उस चीज की बात करते हैं। तो उसके लिए हम ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें से नंबर 4 जो एक्सचेंज है हम इसको पिक करते हैं कि एक्चुअली एक्सचेंज और मनी का जो है वो आपस में क्या रिलेशन है। देखिए, अगर हम आज की डेट में बात करें तो आज की डेट में जितनी भी वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं वो क्या है, वो ओपन इकोनॉमीज हैं। एक्चुअली जो इकोनॉमीज होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। वन आर द क्लोज्ड इकोनॉमीज and second one are the open economies.
सो ये टू टाइप ऑफ इकोनॉमीज होती हैं. वन आर द क्लोज्ड इकोनॉमी एंड अदर वन आर द ओपन इकोनॉमी. नाउ व्हाट आर द क्लोज्ड इकोनॉमीज? आप इसके नाम से इसको क्लियर कर सकते हैं. आप ये समझिए कि क्लोज्ड रूम है, ठीक है, सारे उसके डोर बंद हैं, विंडो बंद हैं, तो ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है. तो दैट्स अ क्लोज्ड रूम. सो क्लोज्ड रूम एंड क्लोज्ड इकोनॉमी आर कैन बी यूज्ड एज सिनोनिम्स. व्हाई? क्योंकि जैसे अगर सपोज कीजिए कि क्लोज्ड रूम है, तो अगर सारी मैं खिड़कियां बंद कर देता हूं, उसके डोर्स बंद कर देता हूं, तो क्या होगा? ना तो कोई अंदर आएगा और ना ही कोई बाहर जाएगा. अगर एक इकोनॉमी क्लोज्ड है तो इसका मतलब यह है कि ना तो कोई चीज अंदर आएगी, मतलब ना तो इंपोर्ट होंगे, और ना ही कोई चीज बाहर जाएगी, मतलब ना ही एक्सपोर्ट होंगे. सो क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके अंदर किसी भी तरह के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हैं वो नहीं होते. बट दिस इज नॉट पॉसिबल. अगर हम आज की डेट में बात करें तो आज की डेट में कोई भी इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं. अब मैंने वर्ड यूज किया कि आज की डेट में, आज की डेट में कोई भी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है. पर इसका मतलब कभी तो इकोनॉमीज क्लोज होती थी, तो वो क्यों होती थी? सबसे पहले हम इसी चीज को जो है वो डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली अगर हम बहुत सारी कंट्रीज की एग्जांपल ला ले, अगर हम इंडिया की ही एग्जांपल ले लें, सो इंडिया के अंदर किसी टाइम पे ये होता था कि हर एक जो विलेज होता था दैट इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट इन इटसेल्फ. जो हर एक विलेज था वो अपने आप के अंदर एक इंडिपेंडेंट यूनिट था. मतलब उसको दूसरे विलेज की कोई जरूरत नहीं थी, उसको दूसरे गांव के लोगों की कोई जरूरत नहीं थी. क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत पीछे जाएं तो उस टाइम पे क्या होता था कि ज्यादातर लोग जो हैं वो गांव में रहा करते थे. उनकी जो नीड्स है वो उनकी बेसिक नीड्स तक ही डिलिमिट होकर रहा करती थी. मतलब बेसिक नीड क्या है? फूड है, शेल्टर है और क्लोथ है. तो हर एक गांव क्या करता था, ज्यादातर लोग जो हैं वो क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे. तो जो अपनी जरूरत की चीजें हैं वो खुद ही प्रोड्यूस कर लेते थे. मतलब अगर उनको व्हीट चाहिए तो वो व्हीट प्रोड्यूस कर लेंगे, अगर उनको राइस चाहिए तो वो राइस प्रोड्यूस कर लेंगे, अगर उनको वेजिटेबल्स चाहिए तो वो वेजिटेबल प्रोड्यूस कर लेंगे, अगर उनको क्लोथ्स चाहिए तो वो कॉटन प्रोड्यूस कर लेंगे. तो हर एक विलेज अपने आप के अंदर जो है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता था, क्योंकि जो जरूरतें उसकी थी वो इतनी कम थी क्योंकि उसको दूसरे किसी विलेज की कोई जरूरत ही नहीं थी. जैसे एक विलेज अपने आप के अंदर एक इंडिपेंडेंट यूनिट था, वैसे ही दूसरा विलेज भी अपने आप के अंदर एक इंडिपेंडेंट यूनिट था. और अगर एक विलेज दूसरे विलेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब दोनों के अंदर किसी भी तरह की इंटरडिपेंडेंट नहीं है, तो सोच के देखो, अगर दो विलेजेस में आपस में इंटरडिपेंडेंस नहीं है तो फिर दो स्टेट्स में कहां से होगी, दो कंट्रीज में कहां से होगी? तो हर एक कंट्री अपने आप के अंदर जो है वो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक यूनिट हुआ करता था जिसको दूसरों की कोई जरूरत नहीं थी. फिर क्या हुआ? फिर धीरे 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 हमारी जो जरूरतें हैं वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई. अब अगर इंक्रीज हुई तो क्या हुआ? हमने ये फील किया कि हम खुद इस लायक नहीं है कि हम अपनी सारी की सारी जो नीड्स हैं वो हम खुद पूरी कर सकें, क्योंकि हम अपनी बेसिक नीड्स तो पूरी कर सकते हैं बट जो बेसिक नीड्स के ऊपर नीड्स होती हैं, ठीक है, वो हम पूरी नहीं कर सकते. जैसे अगर हम एट प्रेजेंट इंडिया की बात करें, सो इंडिया इज बेसिकली टर्म्ड एज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. सो अगर हम एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल गुड्स है वो बहुत ज्यादा. हम क्या करते हैं, आपने वो पढ़ा होगा भी, हम इंडिया के कौन से एक्सपोर्ट हैं और कौन से इंपोर्ट हैं. तो उसमें हम एक लाइन पढ़ते हैं, उसमें ये आता है कि इंडिया के जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या हैं? वो एग्रीकल्चरल गुड्स के हैं, क्योंकि वी आर एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चरल कंट्री. सो हमारे जो मेजर एक्सपोर्ट हैं वो भी एग्रीकल्चरल गुड्स के हैं. तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चरल गुड्स जो हैं वो तो बहुत ज्यादा है. बट अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, अब हमारी कंट्री के अंदर उनकी डेफिशिएंसी है. मैं ये नहीं कह सकता कि इंडिया के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं होते, बिल्कुल हैं, बट उसकी जो अमाउंट है वो इतनी कम है कि अगर हम अपनी टोटल नीड ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, वी आर नॉट एबल टू कवर ओनली, जो है हम सिर्फ और सिर्फ जो उसका 2% जो है वो कवर कर सकते हैं. वी आर नॉट एबल टू कवर द रेस्ट ऑफ 98%.
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो बाकी अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की नीड है उसके लिए जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं ओपेक, OPEC। सो द जो हम पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं वो हम मंगवाते हैं ओपेक से, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। O for organization, P for petroleum, E for exporting, and C for countries. Organization of petroleum exporting countries मतलब ऐसी सारी कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन काम क्या है, जिनका मेन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करना। अब उसमें कौन आता है, अब उसमें सऊदी अरब आएगा, कुवैत आएगा, इराक आएगा, ईरान आएगा, UAE आएगा। तो ये सारी जो है वे पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि यहां पर हैं ऑयल वेल्स, ऑयल वेल्स, ऑल वेल नहीं, ऑयल, OIL, ऑयल वेल्स। ऑयल वेल्स का पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जब हम कहते हैं ना ऑयल वेल, तो वेल क्या होता है, कुआं। तो ये मत समझिए कि वहां पे कोई जो है ऑयल के कुएं हैं, जैसे हमारे यहाँ पे वो पानी के वेल्स होते हैं, तो ऐसे बाल्टी बीच में डाली और ऐसे खींचा और पेट्रोल निकाल लिया। ऑयल वेल डजंट मीन कि कोई वेल है। एक्चुअली क्या है कि उनकी लैंड के अंदर जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, सो उन्होंने अपने प्लांट्स लगाए हैं वहां पे, जिससे वो क्या करते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्टिंग करते हैं, ऑयल को बाहर निकालते हैं। सो उनको हम ऑयल वेल्स कहते हैं। तो हम अपना ज्यादातर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो हम इन कंट्रीज से जो है वो मंगवाते हैं, ठीक है। सो हमने यहां से इनसे ये मंगवाया, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी है, तो हमें लगा कि इन कंट्रीज के पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो ह्यूज अमाउंट के अंदर हैं, सो दे कैन हेल्प अस, तो हम उनसे ये सारी चीजें मंगवा लेते हैं। अब उनकी जो लैंड है उनके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो वहां पर एग्रीकल्चर नहीं होती, सो दे फील डेफिशिएंसी ऑफ द एग्रीकल्चरल गुड्स। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी एग्रीकल्चरल गुड्स की जो नीड्स हैं उसके लिए इंडिया जैसी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज हैं वो उसके लिए उन पे डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब भी हम उन पे डिपेंड कर रहे हैं फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और वो हम पे डिपेंड कर रहे हैं फॉर द एग्रीकल्चरल गुड्स। सो ये जो आपस के अंदर ये जो इंटरडिपेंडेंस है ये क्या करती है, ये ओरिजिनेट करती है ओपन इकोनॉमीज को। ओपन इकोनॉमी समझिए कि एक ओपन रूम है, सारी खिड़कियां खुली हैं, सारे दरवाजे खुले हैं, कोई चीज अंदर भी आएगी और कोई बाहर भी जाएगी, मतलब इंपोर्ट भी होंगे, एक्सपोर्ट भी होंगे। और ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए हमें अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो वो क्या है। अब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होंगे, डोंट से दैट कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट मनी के अंदर होंगे, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तब भी होते थे जब मनी नहीं होती थी। वो आपने पढ़ा होगा कि इंडिया जो है वो बड़े पुराने टाइम से जो है वो सोने की चिड़िया रहा है, तो यहाँ से हम बहुत सारी चीजें भेजा करते थे और बहुत सारी चीजें हम मंगवाया करते थे। तो उस टाइम पे कहाँ मनी होती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो फिर भी होते थे। सो ये जो आपस के अंदर ये जो ओपन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, ये जो ओपन इकोनॉमी है ये क्या करती है, ये आपस में क्रिएट करती है किस चीज को, एक्सचेंज को। एक्सचेंज में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास है हमने वो दूसरे को दे देना है और जो दूसरे के पास है वो हमने ले लेना है। सो दिस इज द एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। और अगर आपको याद हो तो ये जो एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है ये हमने किया था जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट किया था। अब आप सोचेंगे सर हर एक चैप्टर के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट जो है उसको तो ले ही आते हैं बीच में, क्योंकि मैंने ये कहा था जब वो चैप्टर मैंने कराया था, मैंने कहा था ये जो चैप्टर है वो आपकी पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस है। तो उसमें ये जो एक्सचेंज है वो कैसे होता था, अगर हम एक टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें और यहाँ पर हम हाउस होल्ड सेक्टर लें और इधर जो है वो हम प्रोडक्शन सेक्टर लें। सो अब क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या कर रहा है। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी जो फैक्टर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवा रहा है। अब फैक्टर सर्विसेज कैसे होंगी, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो अब अगर हाउस होल्ड सेक्टर अपनी ये सारी की सारी जो फैक्टर सर्विसेज हैं अगर वो प्रोडक्शन सेक्टर को प्रोवाइड करवाता है, इट मींस कि प्रोडक्शन सेक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर दीज फैक्टर सर्विसेज।
क्योंकि अगर जो हाउस होल्ड सेक्टर है अगर वो प्रोडक्शन सेक्टर को ये फैक्टर सर्विसेज नहीं देगा तो ये तो प्रोडक्शन सेक्टर है, इसका काम है प्रोड्यूस करना। अगर इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं मिलेंगे तो ये प्रोड्यूस कहां से करेगा? तो इसको जरूरत है कि मैं क्या करूं, मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं डिपेंडेंट हूं। मैं हु इज सेइंग दिस इज सेड बाय द प्रोडक्शन सेक्टर। वो ये कह रहा है कि मैं डिपेंडेंट हूं किसके ऊपर? हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर फॉर दीज फैक्टर सर्विसेज। अब क्या हुआ, अब अगर फैक्टर सर्विसेज इधर गई तो व्हाट इज दिस इज द रियल फ्लो। अब उसके बदले में क्या हुआ, अब उसके बदले में जो प्रोडक्शन सेक्टर है ये प्रोडक्शन करेगा। अब प्रोडक्शन किसकी होगी? ईदर इट्स ऑफ द गुड्स और ऑफ द सर्विसेज। सो अब प्रोडक्शन सेक्टर क्या करेगा, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाएगा किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। सो अब जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की तो उसने दे दी हाउस होल्ड सेक्टर को। नाउ the household sector is dependent upon the production sector for these goods and services। अब उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन सेक्टर नहीं होगा तो वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करेगा, और अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करेगा तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो कंज्यूम कैसे करेगा? सो ये जो टू सेक्टर हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब अगर हम इसमें गवर्नमेंट सेक्टर ले आए तो गवर्नमेंट सेक्टर भी डिपेंड करेगा। अब उसको क्या चाहिए, उसको इनकम चाहिए, तो इनकम के लिए वो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर पे डिपेंड करता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो उसे टैक्सेस देगा, नॉन टैक्सेस देगा, जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो उसे टैक्सेस देगा, नॉन टैक्सेस देगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड्स अपॉन दीज टू सेक्टर्स। सो अब ये दो सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जो है इसको ट्रांसफर पेमेंट देगी, इसको सब्सिडीज देगी, इसकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो परचेस करेगी। सो दीज टू सेक्टर डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट सेक्टर। सो आपस में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो अब क्वेश्चन उठा कि एक्सचेंज हो कैसे रहा है। सो अगर आप सिर्फ इसी को देख के देखें तो पहले क्या हुआ, जो हाउस होल्ड सेक्टर था उसने प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज दी विच इज अ रियल फ्लो, और उसके बदले में जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज दे दी विच इज ऑल्सो अ रियल फ्लो। तो अब क्या हो रहा है कि जो दोनों सेक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपस के अंदर लेन देन कर रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, बट दे आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि वो उसको फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, वो उसको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। जब हमने रियल फ्लो किया था तब हमने कहा था ये ऐसे फ्लोज होते हैं जिनके अंदर two or more than two sector depends upon each other but not in terms of monetary exchanges but in terms of the exchange of goods and services with each other। तो ये क्या कर रहा है, ये अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, ये उसके बदले में अपनी गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ना तो हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर से अपनी फैक्टर सर्विसेज के बदले में पैसे लिए, ना ही जो प्रोडक्शन सेक्टर है जब उसने गुड्स एंड सर्विसेज इसको दी तो ना उसने पैसे लिए। तो मतलब जो एक्सचेंज हुआ इन दोनों के अंदर दैट इज डन विदाउट द यूज ऑफ मनी। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सचेंज which is called CC exchange। CC exchange हम इसको जो है वो एक और नाम भी दे सकते हैं, इसको हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी कह सकते हैं। अब ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है, आप थोड़ा यहां से आइडिया लगाइए कि बार्टर सिस्टम में क्या होगा। बार्टर सिस्टम एक एक्सचेंज का है, इट इज दैट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जिसके अंदर हम क्या करते हैं, विदाउट द यूज ऑफ मनी वी एक्सचेंज आवर सर्विसेज और गुड्स विद द अदर सेक्टर्स। Why it is called a CC exchange? C stands for commodity. Next C also stands for commodity. So it is commodity for commodity exchange. Commodity for commodity exchange मतलब इसमें जितने भी exchange होंगे that are in terms of commodities. Commodity means goods, कि गुड्स दे दी जाएंगी, गुड्स ले ली जाएंगी, जो मेरे पास गुड्स हैं वो मैं किसी और को दे दूंगा, जो उसके पास गुड्स हैं इन रिटर्न मैं वो गुड्स जो है वो ले लूंगा। तो सारे एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर मैं अपनी गुड्स किसी और को दे रहा हूं इट मींस कि दैट पर्सन डिपेंड्स अपॉन मी
और अगर मैं उससे कुछ गुड्स ले रहा हूं, इट मींस कि आई एम डिपेंडेंट अपॉन दैट पर्सन। सो ये जो डिपेंडेंसी है ये सॉर्ट आउट हो जाएगी विदाउट द यूज ऑफ मनी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सीसी एक्सचेंज और बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जो हम यहां पे दिखा रहे हैं, विच इज एन एग्जांपल ऑफ द रियल फ्लोज। रियल फ्लोज में क्या होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर अपनी फैक्टर सर्विसेज दे देता है, उसके बदले में कोई इनकम नहीं लेता, ठीक है, तो मनी का यूज नहीं करता। जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है वो सारी की सारी हाउस होल्ड सेक्टर को दे देता है, वो भी किसी तरह की मनी नहीं लेता, तो बिना मनी के सारे एक्सचेंज हो रहे हैं। अब क्या होगा, अब अगर इसका स्टेप 2 ले ले, तो अगर हम इसका स्टेप 2 ले तो उसमें क्या होगा, अब अगर हम ये कहें कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, उसके बदले में क्या होगा, जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो क्या करेगा, वो हाउस होल्ड सेक्टर को इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में पेमेंट करेगा, जो क्या होगी, जो होगी हाउस होल्ड सेक्टर की फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम कैसे, जो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को लैंड प्रोवाइड करवाएगा, उसके बदले में प्रोडक्शन सेक्टर देगा रेंट, जो लेबरर देगा उधर से आएंगे वेजेस, जो कैपिटल देगा उधर से आएगा इंटरेस्ट, और इधर से जो एंटरप्रेन्योर देगा उधर से आएगा प्रॉफिट। सो अब जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो क्या कर रहा है, जब हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज ले रहा है तो उसके रिटर्न में वो क्या कर रहा है, इसको पेमेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी। सो अगर ये मनी में हो रही है, सो दिस इज कॉल्ड द मॉनेटरी फ्लो। अब प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को कहेगा कि देखो मैंने आपसे फैक्टर सर्विसेज ली थी, उसके बदले में मैंने आपको मनी में पेमेंट कर दी, अब जो मैंने आपको गुड्स एंड सर्विसेज दी हैं, ये वाला जो रियल फ्लो करा है, उसके रिटर्न में आप भी मेरे को पैसे दो। तो अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसका काम क्या है, उसका काम है कि जो भी प्रोडक्शन सेक्टर से वो गुड्स एंड सर्विसेज लेता है उसको वो कंज्यूम करता है, तो उसके रिटर्न में जो प्रोडक्शन सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर से जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, विच इज ऑल्सो ए मॉनेटरी फ्लो। सो अगर एक तरफ से रियल फ्लो हो रहा है तो इन रिटर्न दूसरी तरफ से क्या होंगे, मॉनेटरी फ्लोज होंगे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रियल फ्लोज इज इक्वल टू रियल फ्लो, मॉनेटरी फ्लो इज इक्वल टू मॉनेटरी फ्लो, रियल फ्लो इज इक्वल टू मॉनेटरी फ्लो, कि जितने रियल फ्लोज होंगे इन रिटर्न उतने ही क्या होंगे, मॉनेटरी फ्लोज होंगे। अब हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर जो है ये क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, but not with the help of commodities, rather with the help of money. So this system is called the monetary system of exchange. अब मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होगा भाई, जितने भी सेक्टर्स होंगे, ये तो मैंने जस्ट एक 2 सेक्टर इकोनॉमी की एग्जांपल लिया है, वी कैन हैव 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल और 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। तो जितने भी सेक्टर्स होंगे इकोनॉमी के अंदर, मैक्सिमम देयर कैन बी 4 सेक्टर्स। So all those sectors are dependent upon each other and are doing exchanges with each other, but not with the help of commodities, but with the help of the money. So all these sectors are doing what? They are doing the monetary exchanges, or this is called the monetary system of exchange. अब ये क्वेश्चन उठा कि ये जो मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, जैसे हम आजकल करते हैं कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में जाऊंगा, मार्केट में जाके अगर मेरी पॉकेट में पैसे हैं मैंने उसको पैसे दे देने हैं और अपनी जो रिक्वायर्ड कम्युनिटी है वो मैंने ले लेनी है। अगर जो चीज मेरे पास है अगर वो कोई लेने आ गया तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी वो चीज उसको दे दूंगा, तो उसके बदले मुझसे पैसे ले लूंगा। सो पहले क्या होता था कि जो भी ये एक्सचेंजेस होते थे वो बहुत लोअर लेवल के एक्सचेंज होते थे, क्योंकि मैंने पहले बात की कि जो भी इकोनॉमीज थी वो आपस के अंदर इंडिपेंडेंट इकोनॉमीज थी, दे आर नॉट इंटरडिपेंडेंट एज दे आर नाउ। सो क्या होता था कि जो एक्सचेंज थे बहुत लिमिटेड अमाउंट में होते थे, सो वो कमोडिटीज और कमोडिटीज के लेन देन में वो पॉसिबल था। बट अगर आज की डेट में बात करें, सो आज हमारी नीड्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं
एक्सचेंज इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, एक्सचेंज का लेवल इतना ज्यादा हो चुका है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम क्या कर सकें, सारे के सारे एक्सचेंजेस जो हैं वो कमोडिटीज में कर सकें। तो हमने क्या किया, हमने एक नया सिस्टम डेवलप किया विच इज कॉल्ड मॉनेटरी सिस्टम। तो हम दोनों जो हैं यहां पे डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की, उसके बाद हम बात करेंगे मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की, क्योंकि जब तक हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को नहीं समझते तब तक हम मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो है उसको हम नहीं समझ सकते। तो जो हम अपना अभी जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। सो अब अगर हम इसको नाम से क्लियर करें कि दिस सिस्टम इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। सो जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, मैंने आपको पहले भी इसमें क्लियर किया कि इसमें क्या है, इसको हम सी इकोनॉमी भी कहते हैं या इसको सी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी कह सकते हैं, आप जो मर्जी बोल लीजिए। कि ये सी इकोनॉमी है, मतलब इकोनॉमी के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे दे आर विद द हेल्प ऑफ कमोडिटीज। सो कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी और कमोडिटी फॉर कमोडिटी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। सो अब ये जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है इसमें क्या होता है, देखो इसमें ये होता था कि पहली बात तो ये कि ये बहुत साल पहले, मतलब जब आपकी इमेजिनेशन में बोलूं कि आज से कुछ अब 1935 के अंदर इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक आ गया था। 1776 के अंदर इंडिया के अंदर फर्स्ट बैंक ओपन हुआ था, दैट इज अ बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो अब सोचो उससे भी पहले आपको जाना पड़ेगा, मतलब आप चले जाइए कुछ यही कोई जो है 1200 एडी के करीब करीब चले जाइए, यही कि 700-800 साल पहले आप चले जाएं तो 700-800 साल पहले जो है वो ये सिस्टम होता था जिसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि इसके अंदर जो कमोडिटी एक पर्सन के पास अवेलेबल होती है एक्सेस में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि मेरे पास एक कमोडिटी है, हर एक पर्सन उस सिस्टम के अंदर क्या होता था, अपने आप के अंदर एक प्रोड्यूसर होता था, या आप प्रोड्यूसर नहीं बोलना चाहते आप उसको सेलर बोल लीजिए। कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अंदर हर एक पर्सन जो है वो अपने आप के अंदर एक सेलर था और अपने आप के अंदर एक बायर भी था, क्योंकि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अंदर बाइंग एंड सेलिंग जो एक्टिविटीज हैं वो सेम टाइम पे होती थी। अब ये समझने की जरूरत है। सपोज कीजिए मैं आज की डेट में बात करूं, मान लीजिए कि मेरे पास कोई कमोडिटी है जो मुझे सेल करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में जाऊंगा, मार्केट में जाके वो कमोडिटी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा किसी और पर्सन को, उसको मैं सेल करूंगा, उससे पैसे ले लूंगा, पैसे अपने पॉकेट में डालूंगा और घर पे आ जाऊंगा। अब जब मुझे किसी चीज को परचेज करने की जरूरत होगी तब मैं फिर से मार्केट में जाऊंगा, अपनी जो भी मैंने कमोडिटीज मुझे रिक्वायर्ड है वो कमोडिटी मैं परचेज करूंगा और उसके बदले में मैं पेमेंट कर दूंगा। यानी आज के टाइम में जो बाइंग एंड सेलिंग है ये सेम टाइम पे हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि अगर आप एक कमोडिटी सेल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप दूसरी कमोडिटी उसी टाइम पर परचेज करें। आप सेल एक टाइम पे कर सकते हैं और परचेज किसी दूसरे टाइम पे कर सकते हैं। पर जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था इसके अंदर क्या था, जो भी हमारी सेल परचेज एक्टिविटीज हैं तो वो क्या थी, वो होती थी सेम टाइम पे। सेम टाइम पे कैसे होती थी कि इसके अंदर मैंने अभी कहा कि हर एक पर्सन जो है वो अपने आप के अंदर एक सेलर भी है और एट द सेम टाइम वो अपने आप के अंदर एक बायर भी है। कैसे, क्योंकि इसमें ये होता था कि हर एक पर्सन के पास कोई ना कोई कमोडिटी होती थी जो वो क्या करता था, उसने उसको सेल करना होता था जो उसके पास एक्सेस में होती थी। मान लीजिए कि एक फार्मर है, ठीक है, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा। तो पुराने जमाने में ये सारा सिस्टम कैसे चलता था उस चीज को समझिए कि पुराने जमाने में पैसे तो होते नहीं थे, तो लेन देन कैसे होता था। सपोज कीजिए कि एक फार्मर है और एक विलेज के अंदर वो रहता है। अब फार्मर की जो कुछ नीड्स हैं, सपोज कीजिए कि हम बोले कि आजकल की तरह मतलब उसको कोई मैकडॉनल्ड्स का पिज्जा और जो है बर्गर तो खाना नहीं होगा, ठीक है, तो उसके बेसिक नीड्स क्या है, उसकी बेसिक नीड्स हैं कि उसको मान लीजिए कि नमक चाहिए और उसको मान लीजिए कि जो है वो चिली चाहिए और उसको शुगर चाहिए, तो ये बेसिक नीड्स होती थी, ठीक है। तो वो क्या करता है, मान लो कोई घर का काम करवाना है, वो वुडन वर्क करवाना है, समथिंग लाइक दैट,
तो वो क्या करता था कि जो भी उसकी क्रॉपिंग टाइम होता था, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, कि आज क्रॉप्स को उसने जो है सो किया और जब वो प्रोड्यूस होंगी, द टाइम गैप बिटवीन द टू इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड। कि मान लीजिए कि आज आपने बीज डाल दिए किसी भी फसल के, तो जितने टाइम में वो रेडी होगी, लेट इट बी इट विल टेक 6 मंथ्स, तो वो जो 6 मंथ्स है वो क्या है, वो दैट इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड। तो उस टाइम के अंदर क्या होता था, वो जो गांव के दूसरे लोग होते थे वहां से अपनी नीड्स पूरी करता रहता था। मान ले कि जो किराने वाला है, तो उससे क्या किया, उससे जो है वो सॉल्ट ले लिया, उससे जो है वो चिली ले ली, उससे शुगर ले ली, उससे और मिर्च मसाले जो भी उसने लेने हैं वो उसने ले लिए। कोई मान लो लकड़ी का काम करने वाला है, वुडन वर्क है, तो उससे जो है वो लकड़ी का काम करवा लिया, ठीक है। कुछ और घर का काम करवाना है, ठीक है, उससे वो काम करा लिया। तो क्या होता था, जब एंड के अंदर आफ्टर 6 मंथ उसकी जो क्रॉप आती थी, तो वो क्या करता था, वो जो क्रॉप है सभी के अंदर थोड़ी थोड़ी बांट देता था। तो अब ये सारा सिस्टम जो है वो क्या चल रहा था, आपस में गुड्स एंड सर्विसेज के केस में चल रहा था कि क्या करो, आप मेरे लिए काम करो, जब क्रॉप आएगी तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा जितना भी आपका बनता होगा उतना मैं आपको दे दूंगा। सो जितना भी सिस्टम था वो क्या था, वो सारा का सारा जो है वो क्या होता था, वो कम्युनिटीज के अंदर होता था। अब सपोज करो कि एक फार्मर के पास वीट है, तो उसको चाहिए राइस, तो वो क्या करेगा। अब सोचो, वो उसके पास वीट एक्स्ट्रा पड़ा है, वो कहता है वीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, तो मुझे वीट देना है और मुझे उसके रिटर्न में राइस चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो पर्सन ये करेगा कि वो सबसे पहले जो है वो मार्केट में जाएगा अपना वीट लेके, और वीट लेके जाके वो एक ऐसे पर्सन को ढूंढेगा जिसको वीट चाहिए हो। अब यहां से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, कि अब सपोज करो कि वो अपना वीट लेके मार्केट में चला गया, मार्केट में जाके वो एक ऐसे पर्सन को सर्च करेगा हु हैज द रिक्वायरमेंट ऑफ वीट, तो जिसको वो अपना वीट दे सके। अब सोच के देखो कि वो अपना वीट देना क्यों चाहता है। अब वो पहली बात तो ये कि वो वीट देना चाहता है, इट मींस ही इज अ सेलर, but at the same time he also wants to purchase or buy the rice। वो अपना वीट इसीलिए मार्केट के अंदर लेके आया ताकि वो क्या कर सके, अपना वीट जो है उसको वो दे सके, और इन रिटर्न वो क्या कर सके, जो राइस है वो उसको वो ले सके। सो अपने आप के अंदर जब वो कोई ना कोई कम्युनिटी सेल करेगा, एट द सेम टाइम वो क्या करेगा, कोई ना कोई कम्युनिटी परचेज करेगा। तो उसने क्या किया, वो अपना वीट लेके जो है वो मार्केट में आ गया इन सर्च ऑफ अ पर्सन जिसको वीट की जरूरत है, ठीक। तब मान लीजिए कि उसको कोई XYZ पर्सन मिल गया जो कहता है हाँ जी मुझे वीट चाहिए। तो अब क्या हुआ, अब सपोज करो कि 2 पर्सन आए, एक पर्सन जो है वो है A और एक पर्सन जो है वो है B। A पर्सन और बी पर्सन, अब ए पर्सन जो है वो ये कहता है कि मेरे पास वीट जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। बी कहता है कि मुझे जो वीट है वो रिक्वायर्ड है। बी, अगर ए के पास वीट अवेलेबल है तो बी कहता है आई एम रेडी टू परचेज दैट वीट फ्रॉम यू। अब अगर हम बात करें राइस की, अब क्वेश्चन उठा कि जो ए पर्सन है वो अपना वीट लेके मार्केट में आया क्यों। वो कहता है कि मुझे वीट देना है और उसके बदले में मुझे राइस चाहिए। सो ए पर्सन कहता है कि मुझे जो है वो राइस की रिक्वायरमेंट है, बट बी कहता है आई हैव नो राइस, मेरे पास राइस तो है नहीं। आई हैव वेजिटेबल्स, तो मेरे पास वेजिटेबल्स है। भाई आप क्या करो, ए पर्सन को बोलता है बी पर्सन कि देखो आपके पास वीट है, मुझे वीट चाहिए, तो आप अपना वीट मेरे को दे दो, उसके बदले में आप मेरे से वेजिटेबल्स ले लो। अब ए कहता है कि ना मैं वेजिटेबल क्यों लूं, क्योंकि मैं अपना वीट इसलिए लेके आया हूं मार्केट के अंदर क्योंकि मुझे वीट देना है और उसके बदले में राइस चाहिए, मुझे वेजिटेबल्स नहीं चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि बी पर्सन के साथ कोई एक्सचेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो चीज वो देना चाहता है, बी पर्सन को उस चीज की जरूरत तो है, पर जो चीज वो लेना चाहता है वो बी पर्सन के पास अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब एक्सचेंज होंगे नहीं। तो उसने क्या किया, एक और पर्सन ढूंढा सी पर्सन कहता है कि वीट जो है वो आपके पास अवेलेबल है और मुझे जो है वो वीट की नीड है, मुझे रिक्वायर्ड है।
तो आप अपना वीट मेरे को दे दो। अब उसने पूछा कि वीट जो है अगर मैं आपसे लूं, अब सी पर्सन पूछ रहा है किससे, ए पर्सन से, कि अगर मैं आपसे वीट ले रहा हूं तो उसके बदले में आपको क्या चाहिए। ए कहेगा मुझे चाहिए राइस, तो कहता है कि मेरे पास राइस जो है वो अवेलेबल है एंड आई एम रेडी टू प्रोवाइड यू दैट राइस इन टर्म्स ऑफ द वीट। अब क्या होगा, अब ए और सी के बीच में जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा। अब एक्सचेंज कैसे हुआ कि जो चीज ए के पास अवेलेबल है, बी को उसकी नीड है और सी को इसकी नीड है, और जो चीज सी के पास अवेलेबल है ए को उसकी नीड है। मतलब ए की अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू द सेकंड पर्सन ऑफ उसकी नीड, और फर्स्ट पर्सन की नीड इज इक्वल टू द सेकंड पर्सन अवेलेबिलिटी। मतलब ए को जो चाहिए वो चीज दूसरे के पास अवेलेबल होनी चाहिए, और एक को जो चीज देनी है दूसरे को उसकी नीड होनी चाहिए, तभी एक्सचेंज हो पाएगा, अदरवाइज एक्सचेंजेस आर नॉट पॉसिबल। तो इसको नाम दिया जाता था, इसको हम कहते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब ये डबल कोइंसिडेंस क्या है, मतलब कोइंसिडेंस तो चलो हुआ, वो तो मैं समझ गया, ये डबल कोइंसिडेंस क्या हुआ, ये हम इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो वी मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।